हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एचएससी सीईटी प्री जो हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, उनमें हम सभी यूनिट्स को जितना भी एचएससी सीईटी का न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर हमने सभी क्वेश्चंस को उस पैटर्न के हिसाब से लगाया है, जिसमें आपके कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और सामान्य जीके, साइंस सब चीज़ें हैं। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है बच्चों 6। तो हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या उपरोक्त सभी। तो जो अशोक के स्तंभ थे, उसके सातवें स्तंभ पर जो है उसने धम्म की व्याख्या की है। अशोक के जो सातवें स्तंभ है, सातवां स्तंभ है, उस पर आपके उसके जो लेख हैं उन पर आपको धम्म की जो है व्याख्या मिलती है, जिसमें कि राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी चीजें उल्लेखित हैं। तो आंसर ई हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीन संधि की बातचीत की थी? तो आर्थर वेलेजली, डेविड ऑक्टरनॉली, जॉन जॉर्ज, चार्ल्स मैककॉफ या ई। तो जो गवर्नर जनरल चार्ल्स मैककॉफ थे, इन्होंने राजपूतों के साथ देशी रियासतों की अधीन संधि की बातचीत की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं का सबसे बड़ा घर था। इनमें से कौन सा नहीं है? श्रीलंका, मिस्र, मेटोपोटा मेसोपोटामिया या भारत। तो सिंधु घाटी जो चार प्राचीन सभ्यताओं का सबसे बड़ा घर माना जाता था, इसमें श्रीलंका नहीं था, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी बच्चों, वो क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। और श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है, वो आपको बता दें कि केवल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणी दिशा में अक्षांश, दक्षिणतम अक्षांश क्या है भौगोलिक दृष्टि से? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में जो है राज्यसभा का राज्यों की परिषद भारत की द्विसदनीय है। भारत में कैसी परिषद है बच्चों? द्विसदनीय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? तो किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति का शासन लगता है, तो उसकी पहली अवधि क्या होगी? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 4 माह। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? पहले तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, 356 और 365 में। और ये 3 माह की होती है पहली अवधि। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहेंगे या घट बढ़ जाएंगे। तो मुद्रा स्फीति का शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चों, वो होता है मुद्रा के मूल्यों में कमी आना, यानी कि करेंसी का गिर जाना। जैसे अब हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कम है, तो वो होती है मुद्रा की गिरावट, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो जाना। तो वहां जो है इसमें क्या पूछा, उस दौरान जो कर क्या होगा, दरों में जो दर होंगी, दर बढ़ जाएंगी, तो वृद्धि होगी। वस्तुओं के मूल्य जो है बढ़ जाते हैं उसमें, क्योंकि हमें बाहर से महंगाई चीजें खरीदनी पड़ती हैं। फिर विभिन्न मिश्रण पर परिवर्तनशील के निम्न चार नियंत्रण में से कौन सा उत्पादक की भौतिक
विशेषताओं और उस उत्पादक के प्रयोग से संबंधित लाभ को के साथ व्यवहार करता है। तो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स या चैनल मिक्स, यानी कि जो परिवर्तनशील चार नियंत्रण होते हैं प्रोडक्ट के किसी के भी, तो वो प्रोडक्ट उत्पादक मिश्रण कहलाते हैं, जो उसकी भौतिक विशेषता और उस उत्पादक के प्रयोग से संबंधित लाभ के साथ व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो पदार्थ के द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गुमनाम हुए वो चालन कहलाती है। साइंस की बच्चों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी साइंस के क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, ऐसे ही आपको कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। आप साइंस और कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्न में से किस यौगिक के उच्चतर क्वथनांक है? तो उच्चतर क्वथनांक किसका है? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या मीथेन? तो इसमें जो इथेनॉल है इसका कथनांक जो है उच्चतर पाया जाता है। और एथेनॉल क्या होती है? एक प्रकार की अल्कोहल होती है बच्चों। जैसे कि आप इसका उपयोग कहाँ करते हो? पॉलिश में, दवाइयों में भी होती है, या क्लोरोफॉर्म, पारदर्शक साबुन आदि कई चीजों में होता है एथेनॉल यूज। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विकट नाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 82 से अधिक, परिभाषित नहीं है, कम से कम 80 या 80 से कम। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उनके ही नाभिक अस्थायी होते हैं। जैसे सवेता, जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं इनसे, और इन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? यानी हार्ट जो है ब्लड को प्रेशर पंपिंग करता है, जो पूरी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो होता है, रक्त घूमता है पूरे शरीर में, वो हार्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले ये किसने देखा था? विलियम आल्सर ने, एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने, विलियम हार्वे ने, एडवर्ड जेनर ने? तो ये देखा था विलियम हार्वर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इसने चेचक के टीके बनाए थे बच्चों, चेचक के टीके। और विलियम जो ऑल्सर हैं, इन्होंने आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है इनको, आधुनिक चिकित्सा का पिता। और जो एलिजाबेथ ब्लैक केवल है, ये अमेरिका की सबसे पहली लेडी डॉक्टर थी, फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, पीडीएफ का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो पीडीएफ जो आप डॉक्यूमेंट आजकल सब ऑनलाइन है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप एक दूसरे को डॉक्यूमेंट सेंड करते हो तो वो पीडीएफ होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की जो तात्पर्य होता है अपना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से। फिर है, कार्य विश्लेषण है कि तैयारी को शामिल करता है, किसकी तैयारी को शामिल करता है कार्य विश्लेषण? कार्य विश्लेषण जो है कैश की तैयारी को शामिल करता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य समाविष्ट किया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको पता है ना हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सिंह स्तंभ, तीन शेरों, जिसमें तीन शेर एक दूसरे की तरफ फेस करके दिखाई देते होते, चार हम अपने को तीन दिखाई देते हैं। तो इसके यहाँ पे आपको एक तरफ बैल मिलेगा और बीच में अशोक चक्कर मिलेगा, एक तरफ घोड़ा मिलेगा। तो इसमें आपको बीच क्या लिखा होता है? इसमें एक वाक्य लिखा होता है, तो सत्यम शिवम सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो होता है सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया? और राष्ट्रीय चिन्ह ये अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और उसी इस चक्कर में, अशोक के चक्कर में कितनी तिलियां होती हैं ये भी आ जाता है क्वेश्चन। इसमें 24 तिलियां होती हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक होती है। और इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन आया था कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
फिर है हरियाणा तिलक, एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिससे हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित कर किया जाता है। तो हरियाणा तिलक साहित्यिक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित होता था। और ये कौन करते थे रोहतक से प्रकाशित बच्चों? ये किसका अखबार था? ये पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा वर्ष 1923 में रोहतक से प्रकाशित होता था। और ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निकाली जाती थी ये पत्रिका। और पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। तो किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, गांधार या यदु? तो ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के लिए। किस किस के बीच हुआ था ये? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? चंद्र बरदाई बरदाई, सूरदास, बनवारी दास, भाई परमानंद? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध कवि थे जिसने भाग लिया था भूदान आंदोलन में, तो वो थे भाई परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, चरखी दादरी? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था अंबाला छावनी में सबसे पहले। तो स्वतंत्रता 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857। और इसके कुछ ही समय बाद फिर हुआ ये गुड़गांव, झज्जर, और मेरठ में। और मेरठ में ये इससे बताता है कि अंबाला से 7-8 घंटे बाद वहां तक पहुंच गई थी बातें। और इसकी अंग्रेजों को खबर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में को सुवर्णप्रस्थ कहा जाता है? गोल्ड पैलेस, स्वर्णप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत या सिरसा? तो हरियाणा के जो सोनीपत जिला है उसको स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है। और सोनीपत कहाँ बच्चों? दिल्ली से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। और महाभारत में इसका जो है स्वर्णप्रस्थ के नाम से उल्लेख आपको मिलता है। और इस शहर में क्या है? अब्दुल्ला नसरुद्दीन की मस्जिद है, ख्वाजा खरीज का मकबरा है, और एक बाबा धाम मंदिर भी है। नेक्स्ट है, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे क्या कहा जाता है? घूमर, लूर, झूमर या गुगा नृत्य? तो वो क्या होता है बच्चों? घूमर होता है। उसे घूमर नृत्य जो हरियाणा की एक परंपरा है जो कि वृत्ताकार गतियों में नृत्य करते हुए होती है, यानी गोल गोल घूमकर नाचा जाता है इसको। यह नृत्य कहाँ मेनली कब होता है? होली पर, और गणगौर की पूजा पर भी होता है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया, तो किसके श्लोक में? पुराणों, महाभारत, रामायण या गीता? तो कुरुक्षेत्र को जो है गीता के श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहकर वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किस जानवर को गुगा नौमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? गाय, हाथी, सांप, मोर? तो किसको पूजा जाता है? तो ये सांप की पूजा होती है गुगा नौमी। फिर है, सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को डैश भागों में विभाजित किया जाता है? तो सच्चर फार्मूले के अनुसार हरियाणा को कितने जो भागों में विभाजित किया गया? सच्चर फार्मूला वैसे बच्चों किस वर्ष पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 1949 में। और 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भीमसेन थे, भीमसेन सच्चर, उन्होंने इस
को तैयार किया था, और इन्होंने जो है पंजाब को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। एक को तो पंजाबी क्षेत्र और दूसरे को हिंदी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे हिंदी ज्यादा बोलने जाने वाले थे तो उनको हिंदी क्षेत्र कह दिया था, और जहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज होती थी उसको पंजाबी क्षेत्र बना दिया गया था। लेकिन बाद में इस फार्मूले को जो है स्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हमारी शिवालिक रेंज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? तो उत्तरी हरियाणा में दोहन, इंदौरी, घग्गर, हकरा या कृष्णावती। तो उत्तरी हरियाणा में बहती है हमारी घग्गर हकरा नदी, जो कि, और यमुना नदी कौन सी हरियाणा की राज्य की एकमात्र चिरस्थायी नदी है, यानी जो बहती रहती है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की जो है पश्चिमी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर, या उत्तरी सीमा पर, या दक्षिणी सीमा पर। तो यमुना नदी जो हरियाणा में मेनली तो कहाँ कहाँ बहती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में बहती है, और ये हरियाणा के पूर्वी सीमा में बहती है। प्रवेश कहाँ से करती है यमुना नदी हरियाणा में? कालेसर के जंगलों से करती है बच्चों। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धारा 212 चुनाव आयोग निर्णयन में संबंधित है, राइट है ये तो। धारा 211 जो है चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, नहीं, ये चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित नहीं है। ये है आम चुनाव कराने की सरकार की शक्ति, आम चुनाव करवाने के लिए सरकार की शक्ति। 213 चुनाव आयोग के निर्माण के लिए कहती है, ये वित्त आयोग के लिए होती है, वित्त आयोग के लिए। और 214 किस लिए होती है? जिला योजना समिति से संबंधित है ये, जिला योजना समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से निम्नलिखित का सही उत्तर की पहचान करें। अध्याय 20 चुनावों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, ठीक बात है। अध्याय 20 जिला परिषद या पर्यवेक्षण से, नहीं, फिर तो ये सारे वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, यही राइट हो जाएगा। भाग 5 में आता है अध्याय 20। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या जिला परिषद। तो हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल क्या है? तो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल क्या है बच्चों? खरीफ फसल पूछा है इसने, तो मुख्य खरीफ फसल हमारी चावल, और अगर रबी पूछता तो गेहूं। और भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और हरियाणा में धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, अब देखो ऑप्शन देख के बात करना आप, हमेशा ऑप्शन में से छांटना। वैसे आप महेंद्रगढ़ की तरफ वहां पे सरसों ज्यादा होती है, या इसमें मान लो, इसमें क्या दे रखा है? सिरसा, करनाल, अंबाला, भिवानी। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जिसके पास एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो एरिया किसके पास ज्यादा है? सिरसा के पास, तो सिरसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के बाद चौथा नंबर आता है हरियाणा राज्य गेहूं उत्पादन में। फिर है उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली स्प्रिंकल सिस्टम, चेक बेनिसन, बार्ड या ड्रिप सिस्टम। तो ये है हमारी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम होती है अपने बच्चों भिवानी, महेंद्रगढ़ उस तरफ साइड में, और अपनी तरफ अगर आप हिसार, जींद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, झज्जर इस एरिया में देखें तो आप हम देते हैं फ्लड इरिगेशन, यानी बाढ़ टाइप, कि पानी को जो है खेत से सीधा खोल देते हैं, सीधा बहता है, और वहां पे ड्रिप सिस्टम चलती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? रूपचंद, मेजर होशियार सिंह, हवलदार लखीचंद, सूबेदार शिवचंद राम। तो जो मेजर होशियार सिंह है, इनको बाद में ब्रिगेडियर बना दिया गया था, इन्होंने परमवीर चक्र सम्मानित किया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के सोनीपत जिले में।
और गांव था शिशाना। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध रेल योजना, सड़क योजना, जल प्रबंधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है वो हमारी सड़क परियोजना से। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 1999 में। लेकिन कार्य जो इसका कब स्टार्ट हुआ? 2001 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहाँ तक जाता है? दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से बठिंडा, रोहतक से हिसार, दिल्ली से फाजिल्का। तो हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय NH10 दिल्ली से सिरसा तक जाता है। कितने किलोमीटर का बच्चों ये लगभग? ये लगभग है 403 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है? तो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? फरीदाबाद, नूह, गुड़गांव या यमुनानगर। तो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है हरियाणा के यमुनानगर में। और यहाँ पे आपको एक हाथी पुनर्वास केंद्र भी मिल जाएगा। यमुनानगर को क्या कहते हैं? टिम्बर मार्केट भी यमुनानगर को जानते हैं। सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में है। पेपर मिल भी यमुनानगर में है। गन्ने के सर्वाधिक गन्ना भी यमुनानगर में होता है। और गन्ने का अगर आपको ब्रीडिंग सिस्टम पूछे तो वो होता है हमारा गरोंडा करनाल में। फिर है, 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो 2021 तक पूछा इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में हरियाणा स्थान था 21वां। और एरिया में पूछे तो 1.35%। श्याम सतमई सतसई की रचना किसने की थी? तो श्याम सतसई की रचना जो है मोहम्मद सरोवर, संतोष सिंह, तुलसीराम शर्मा या दीदार सिंह। तो ये की थी तुलसीराम शर्मा की रचना है ये। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? ये तो भाई इतनी बार पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कहाँ से लागू हुई, कब लागू हुई, कौन से जिले से इसका उद्घाटन किसने किया, चालू किसने की, कौन आया था? तो ये तो आप जरूर याद करके जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सारी चीजें। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? तो ये आती है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। तो देखिए पहली जोड़ी देखते हैं एक बार। 8 और 64। तो 8 × 8 = 64 होता है। 10, 21, 81 ऑप्शन देखते हैं। 10 दाया 100। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ गया। तो 100 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। सर्कल दिया गया है। सर्कल, सरकमफ्रेंसेस और पॉलीगॉन। तो सर्कल जो है वृत्त, वृत्त एक सेकंड, वृत्त के क्षेत्रफल को सरकमफ्रेंस परिधि कहते हैं। तो पॉलीगॉन होता है बहुभुज। तो बहुभुज का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर बोलते हैं उसको, जो क्षेत्र होता है। तो पेरीमीटर आ जाए पॉलीगॉन का। फिर एक निश्चित कोड में फैट को 9, रेट्स को 13, तो उसी में मैप को क्या मानेंगे? फैट को इसने 9 कैसे माना है? FAT। तो F होता है 6, A1, T20। तो इसने कैसे किया है? 9 कैसे आ गया? 6 1 प्लस। तो इसमें आप ऐसा करें, 6 + 1 + 20/3। तो ये आ गया 27।
बाय 3, तो 3 से 7 9, तो इस तरह आ गया। ऐसे ही रेट का आएगा। तो मैप का करते हैं। m कितना होता है 13 प्लस 1 प्लस p होता है 16 बाय 3, तो ये हो गया हमारा 30/3। इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो सी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में यदि फिलिंग को योरमेट कहते हैं के रूप में कोड किया गया है, तो स्टिक्स को कैसे कोड करेंगे? फिलिंग को किया गया है योरमेट में, तो इसमें F से U, LOL, I9R18। इसमें बच्चों ध्यान से देखना आप, जो इनके नंबर है ये इनके डबल है, तो इसको एक बार राइट ABCD लिख रखी है, एक बार रिवर्स लिख रखी है, तो उससे मैच होता है जो इसके ऊपर आता है। जैसे कि आपको अगर करके दिखाते हैं, मैं एक सेकंड देखिए। A B C D E F G, एक सेकंड, EFGHIJKLM, यहीं तक देख लेना। फिर ZX वापस लिखता हूँ, यहाँ से कर लो, यहाँ से Z से स्टार्ट कर लेते हैं। ZWYWTSR, तो ऐसे है ये। तो अब देखना, एफ के यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, ये आपको बताने के लिए क्या मैंने आई के नीचे आ गया आर, तो इसने एक बार सीधे लिख ली, एक बार रिवर्स लिख ली। तो उसमें एस के नीचे क्या आ जाएगा, एस आगे जाएगा, एस के नीचे आ जाएगा एच, और टी के नीचे क्या आएगा, टी के नीचे आएगा बच्चों जी। आई के नीचे क्या आएगा, आई के नीचे आएगा आर, ये इसमें आया हुआ है। सी के नीचे क्या आएगा, एक्स, सी के नीचे एक्स आ गया। और के के नीचे क्या आएगा, के नीचे यहाँ पे आएगा पी, तो HGRXP, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड में यदि परफ्यूम को FNVGSFQ कहा जाए, ये एक मिनट, ये FQ और यहाँ पर F आएगा, FNVGSFQ कहा जाए, तो उसमें SCENT को क्या कहा जाएगा? तो P से देखिए, लास्ट से फर्स्ट को मैच करें, EFMNUVFGRS, तो यानी ऐसे है। तो टी के बाद क्या आता है, UNMEF, MNO आएगा, एन के बाद तो ओ आएगा, UO, वही तो है, एन तो ऑप्शन में ही नहीं दिखा, तो UN के बाद ओ आएगा, फिर FDOT, ऐसे ए आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, उस संख्या को बताएं। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पे, प्रश्न चिन्ह ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये 62 है। तो 23 से 28 में +5, 28 से 38 में +10, फिर ये अपने को देखना है 62 से 70 में +8, तो इसमें क्या 10 5, यहाँ पे 5 का गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 का गैप है आगे, तो 38 से यहाँ पे आ जाएगा 10 + 1 कर लो 11, 11 पे क्या आ गया 49, 49 में फिर एक कर दो 13, 49 और 13 62, तो ये आ जाएगा 49, सी आंसर राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, उसमें से विषम को चुनिए।
तो इसमें से विषम को देखते हैं। इसमें ग्रीन, ये एस नहीं है बच्चों, ये 5 है। तो ग्रीन में 5 वर्ड है, 5 है। येलो में YELLOW 6 है, तो ये 6 है। पिंक में 4 है, तो 4 है। रेड में 3 है, तो ये 7 है। ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ये विषम है। 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? तो इन सभी में डबल हैश यूज हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक मानते हुए कथनों के निष्कर्ष की जानकारी दी गई है, भले ही वे समान रूप से ज्ञात है। तो देखते हैं। सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, यानी कि दो पहिया वाहन है। ये दो पहिया वाहन हो गए, दो पहिया वाहन, यानी कि सभी स्कूटर, ऐसे कर देते हैं स्कूटर को। सभी साइकिल दो पहिया वाहन है, सभी साइकिल भी दो पहिया वाहन है। तो इसने निष्कर्ष क्या दिया कि सभी स्कूटर साइकिल हैं? नहीं भाई, सभी स्कूटर साइकिल थोड़ी है। और सभी साइकिल स्कूटर हैं? नहीं। मैं तो निष्कर्ष एक है ना, ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता, कोई सा नहीं करता, क्योंकि स्कूटर अलग है, साइकिल अलग है। बस ये है कि ये दो पहिया हैं दोनों। फिर है, के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी, तुम मेरे पति, यानी के का पति, पति का दामाद की बेटी, इसकी बेटी हो। तो एल हो गई ये। तो एल के से किस तरह संबंधित हुई? इसके पति के दामाद, यानी इसकी बेटी की, के की बेटी की बेटी होगी ये, तो ये इसकी नातिन हो गई। ये इसकी नानी होगी और ये इसकी नातिन होगी। नाइट एंजल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? नाइट, NIGHT, ठीक है। थिंग, THING, ठीक है। ANGLE, EAGLE, नहीं, एगल नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल ई आया है और इसने नाइट एंजल में सिंगल ई है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। फिर है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार रखकर उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको अल्फाबेट देखने की, कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। तो पी तो सभी में है, तो पी तो सेम है। फिर है ओ, ओ से पहले क्या आएगा? LMNO, तो एल से पहले एल आएगा, तो प्लूटोनिक पहले आएगा, फर्स्ट आएगा। पहले हमको फर्स्ट वर्ड देखना होता है, इन सब में फर्स्ट वर्ड कौन सा है तो सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे चलते हैं। आप लोगों ने अगर डिक्शनरी देखी हो पहले, अब आजकल नहीं देखते, आप लोग फोन में ज़्यादा हैं। जो बच्चे 90s बोर्न हैं, तो उन्होंने डिक्शनरी देखी होगी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, या तो उसमें सारे जो भी वर्डिंग होती है, डिक्शनरी होती है, वो अल्फाबेटिकली होती है। अल्फाबेटिकली डिक्शनरी आती है कि उसमें पहले ए से ए, फिर डबल ए, फिर डबल ए बी, फिर ऐसे वर्डिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए उस बात को। 7 दोस्त STUVWXY एक वृत्त में इर्द गिर्द वृत्त के केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। वाई और एक्स के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो एक वृत्त में बैठे हैं ये। तो वाई और वी के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो वाई, एक, दो, तीसरा ये आ गया वी, ये वी हो गए। डब्लू वी के दाईं ओर बैठा है। डब्लू कहाँ बैठा है? वी के दाईं ओर, तो डब्लू यहाँ हो गया, ठीक बगल में बैठ गया है। यू वाई और एक्स के बीच में बैठा है। यू जो है वो वाई और एक्स के बीच में बैठा है, तो यू को वाई के बीच में बैठाओ और फिर एक्स यहाँ पे आ जाएगा। टी डब्लू या वाई के बगल में नहीं बैठा है। टी जो है ना, तो डब्लू और ना ही वो वाई के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो उसको यहाँ पे कर देते हैं टी को। एस डब्लू के बगल में बैठा है, तो एस डब्लू के बगल में बैठ गया। अब बताओ कि वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है?
तो V और X के बीच में T बैठ गया, तो T राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम क्या है, कौन सा है वेद है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है बच्चों। इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे यानी संबंध एक दूसरे से, तो संबंधवाचक डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी बतानी है अपने को, इसमें से कौन सी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो होती है हमारा क्या होता है आशीर्वाद, कैसे लिखते हैं हम, आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है, आशीर नहीं आशीर्वाद, तो ये आ जाएगा। वृक्ष शब्द का बहुवचन रूप। तो वृक्ष का बहुवचन रूप क्या होता है, वृक्ष ही होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य जो है ल- लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या विवरण चिन्ह। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य जो होता है वो होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। तो अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा है, उप, कु, ना, पर, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो जो ना है वो उपसर्ग है अरबी फारसी का। अपने हिंदी के उपसर्ग कौन से है? उप, कु, शु, श, पर और ना, वद, ला, ये अरबी और फारसी के उपसर्ग होते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद करिए, तो उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा लंघन, आधा तय और लय मिलके आधा लय और लय बनाएंगे। फिर है, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर नहीं बचा है। इस प्रकार का वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक या निषेधवाचक। तो क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई भी वीर नहीं बचा है, यह वाचक कैसा है, प्रश्नवाचक है। उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या कोई भी नहीं है भाई जो इसको बचा सके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द क्या है, पक, पत्थर, पंछी या प्रकट। तो तत्सम हो गया प्रकट, और ये पक, पत्थर और पंछी क्या हो गए, ये तद्भव शब्द हो गए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। तो गरुड़, केसर, करणी, सिंदूर। तो कर्ण जो है ये अरुण से संबंधित नहीं है, जबकि गरुड़, केसर और सिंदूर अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं। असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो असीम का विलोम का कौन सा होगा, तो असीम का विलोम होगा ससीम। फिर है, घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्तिया का सही अर्थ क्या है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। तो जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, या स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, या कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर से बात होती है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, या आज अनाधिक सर्दी है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें, आज बेहद सर्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड प्लीड। तो प्लीड की सिनोनियम सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी इसमें, सबसे अप्रोप्रिएट। प्लीड क्या होता है बच्चों, प्लीड होता है आप निवेदन करते हैं किसी से प्लीज की तरह, तो रिक्वेस्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा है वाइटल का। वाइटल का
वाइटल क्या होता है? आवश्यक होता है, यानी महत्वपूर्ण। तो उसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? उसका विपरीतार्थक ट्रिवियल हो जाएगा। ट्रिवियल होता है मामूली, असाधारण। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना अपने को। रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ओब्लिगेशन। तो किसी को निर्दोष ठहराना या निकालना, तो उसके लिए क्या यूज होगा? तो उसको एक्सोनरेट कहते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? ओवर रिएक्ट, ठीक है। डिसओबीडेंट, तो डिसओबीडेंट की स्पेलिंग गलत है इसमें। तो आई ए नहीं आएगा, आई ई एन टी आएगा, डिसओबीडेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? फेटल, ट्रैकल। तो ट्रैकल नहीं होता, टैकल होता है, TACKEL होता है टैकल। टैकल का मतलब काबू करना, हैंडल करना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into four segments. Identify the segment that contain a grammatical error. Do you know why a number of people prefers to shop online nowadays? तो इसका वाक्य का मतलब है कि आपको पता है कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ पीपल या प्रेफर टू शॉप। प्रेफर टू शॉप का प्रयोग नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल प्लूरल हो गए, तो प्रेफर टू शॉप। प्रेफर्स टू शॉप आएगा, प्रेफर्स की जगह। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही ran towards his mother, hugged her dash and। तो क्या आएगा उसमें? ही प्रेसिफुली, आंशिक रूप से होता है प्रेस्टिफुली, तो इवेंचुअली होता है लास्ट में, यानी आखिरकार, अंत में। स्पेटफुली होता है दुख, दुर्भावना पूर्वक। गेली होता है प्रसन्नता से, तो गेली आएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। तो इसमें क्या आएगा? द पैकेट वाज डिलीवर्ड बाय अरविंद एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। Select the correct indirect form of the given sentence. Mother said to me, enjoy your vacation with your friend. So mother asked to me enjoy my vacation with friend, नहीं, mother told me to, you should नहीं आएगा, mother told me that I will enjoy। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, mother told me enjoy my vacation with my friend। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आज का हमारा आपका मॉक पेपर 6। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक पेपर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करें, और हमारे V+U क्लासेस में V+U एक साथ टाइप करें, क्लासेस में स्पेस दें। और ये HSSC की पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट आपको MCQs की फॉर्म में मिलेगी। कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी, साइंस की क्लासेस मिलेंगे, हरियाणा जीके अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी MCQ सीरीज चाहिए, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी राज्य है, सभी राज्यों की पूरी व्याख्या है, कुछ भी चाहिए आपको हरियाणा के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें बताएं, हम आपके लिए पूरा मटेरियल तैयार है। आपको कंटेंट एक से एक अच्छा प्रोवाइड मिलेगा, और बच्चे टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। बुक्स पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस करो फिर मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डेली सॉल्व करवाऊँ, आप लोग म्यूट करके भी अपने इस क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने आंसर दें, टाइम बाउंडेड रखें, स्पीड को बढ़ा लें इसमें, और फिर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करके देखें कि आपको कहाँ कितने टाइम में क्या हो गया, कवर होता है। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो कैसा लगा कंटेंट, अच्छा बुरा जो भी, अपना रिव्यू जरूर दे के जाया करो। टीचर को इससे ही मोटिवेशन होता है कि हाँ वो कैसा पढ़ा रहा है, बच्चों को किस लेवल में समझ में आ रहा है, क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। और बाकी आप लोग इस लेवल पे नहीं हो कि आप स्कूल ही स्टूडेंट नहीं हो कि आपको भी पढ़ाएं, आप सब जॉब की तैयारी में, और हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे जॉब पाना इतना टफ है
कि आपको पता नहीं क्या क्या कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। तो चलिए फिर भी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और क्लास को लाइक शेयर